सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पूरा चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट लेसन है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस का एकदम उल्टा होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं हमारे बाइंड हो रहे हैं, है ना। पर यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। समझे, यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। जैसे हमारे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, हमारे फोटोसिंथेसिस में हमारे कार्बन बॉन्ड्स बन रहे थे, है ना। पर यहाँ पे इन दोनों को अलग किया जाएगा, हमारे कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा, तभी तो रेस्पिरेशन हो पाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीज पे आते हैं, एनर्जी। एनर्जी आती कहाँ से है? फूड से आती है। फूड कैसे यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी में? प्लांट्स में कैसे होता है? हमारे एटीपी के थ्रू, है ना। ये सब हम चीजें अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। हमारी एनर्जी किस चीज में हेल्प करती है? हमारी ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हम कुछ भी कैसे कर पाएंगे? पूरी ऐसे मरे मरे रहेंगे, है ना। तो ब्रीथिंग सांस लेने में हेल्प करेगी, मूवमेंट करने में हेल्प करेगी, खाना में एनर्जी देगी कि हम कुछ काम कर सके। ठीक है, और प्लांट्स की नजर में देखें तो प्लांट्स खाना बना सकेगी, जो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सब कर सकेंगी। ठीक है, सो ये आप ये पूरा ये एनसीईआरटी का है, ये तो मैं छोटा सा पेज लगा दिया, आप देख लेना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको बस स्लाइड्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्लाइड्स में पूरी कवर्ड है वो मैंने एक्स्ट्रा लगा दी है। सो अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन पे। जब हम फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, मैं पेन ले लेती हूँ। जब हम फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी। एटीपी कहाँ पे स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सब हमने पता है, सेल चैप्टर में पढ़ा है। एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, नाम इसका याद रखना, ये पेपर में वन वर्ड में आ सकता है। एडेनोसाइन ट्राई, TRI फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट की स्पेलिंग तो पता ही होगी, यहाँ पे स्पेस नहीं है। सो एनर्जी कैसे स्टोर होती है हमारे किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी कहाँ पे स्टोर होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है हमारा? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, ADENOSINE, एडेनोसाइन। फिर TRI ट्राई फोस्फेट, PHOSPHATE फोस्फेट। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये मेरे में क्वेश्चन पेपर में वन वर्ड में पूछा गया था, तो ये अच्छे से याद रखना। सो सबसे पहले फूड क्या होता है? फूड कैसे ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं? लीव्स के थ्रू हमारे बनते हैं, वहाँ पे साइनोबैक्टीरियाज भी होते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे जो प्लांट्स है वो फोटो फूड अपना प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये तो ऑब्वियसली। तो यहाँ देखो, ये ट्री है हमारा, यहाँ से सन आएगी, हमारी लाइट एनर्जी आ रही है सन से। क्या आ रही है? लाइट एनर्जी। तो हमारा लीव्स क्या करेगा? केमिकल एनर्जी करेगा, केमिकल एनर्जी फॉर्म करेगा। जो हमारी इतनी सारी जो एटमोसफेयर से वो सारी गैसेस लेगा, CO2, NO2, H2, ऑक्सीजन, इन सारी चीजें मिलाकर केमिकल एनर्जी फॉर्म करने के बाद इनका फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो केमिकल्स मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन ही तो हो रहा है ना, ग्लूकोज, सक्रोज, स्टार्च, इन सब का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सारे फूड मटेरियल्स ही जो है प्लांट बॉडी के लिए। ठीक है, और फिर लीफ जो खाना बनाती है वो पूरे जो प्लांट बॉडी है उसमें ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, फूड क्या करते हैं? एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। एनिमल्स में देखें तो ये डायरेक्ट प्लांट से, हमारे जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्ट प्लांट्स खाते हैं, है ना। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस है, जो इनडायरेक्टली प्लांट खाते हैं। एक तरीके से वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और वो एनिमल्स प्लांट्स को खा रहे होते हैं। तो इनडायरेक्टली एनिमल्स जो है प्लांट्स के थ्रू ही खाना खा रहे हैं, ये हर्बीवोरस या कार्निवोरस। ठीक है, तो टोटली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, हमें पता ही है, डिपेंड होते हैं पूरे प्लांट पे। एज ह्यूमंस भी पूरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हम जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि नॉन ग्रीन्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? फूड होता है ट्रांसलोकेटेड, मतलब फूड वहां तक ट्रांसफर कराया जाता है कि लीव्स में हमारे खाने बन रहा है, खाना बन रहा है। और लीव्स जो है पूरे प्लांट बॉडी में खाना ट्रांसफर करते हैं, स्टेम, नीचे बर्ड्स वगैरह जो भी हमारे जहाँ पर भी। ठीक है, नोट्स, इंटर नोट्स, सबके पास हमारा फूड पहुंच जाता है। ठीक है, ब्रांचेस तक, रूट्स तक। तो ये दोनों क्या है? डेड डिकेइंग मैटर, स्पोरोफाइट्स के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। फंजाई, एग्जांपल्स का फंजाई है। नेक्स्ट हमारा फूड। जब हम फूड को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी ऑक्सीडेशन से क्या, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? सेल में होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब एक तरीके से ग्लूकोज को तोड़ना। ठीक है, मतलब फूड को तोड़ना। जो हम फूड खाते हैं, जैसे एज अ ह्यूमन बींग, मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम फूड को खा रहे हैं, तो उसका जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हमें कोई एनर्जी कैसे मिल पाएगी, है ना। तो जब तक फूड का कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी क्या होगी? ट्रैप होगी एटीपी के फॉर्म में। ट्रैप मतलब स्टोर होगी। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एक स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, ये स्लो स्टेप, ये धीरे धीरे, इसका प्रोसेस जो है बहुत ही स्लोली होता है। ठीक है, और इट कैन बी ब्रोकन एनी टाइम। ये कभी भी एटीपी जो है कभी भी टूट सकती है जब इनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट यूकैरियोट्स में देखें तो फोटोसिंथेसिस जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, और जो रेस्पिरेशन जो होता है साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है,
ये याद रखना, यूकेरियोट्स में फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। और एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि एटीपी ही तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके बिना ना प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं ना हम, ठीक है, ना एनिमल्स। फूड, फूड हमारे, अगर हम फूड का रेस्पिरेशन करें तो हमें एनर्जी मिलेगी, एट द एंड हमें रेस्पिरेशन ही करना है, एनर्जी ही चाहिए, एटीपी ही चाहिए हमें, है ना। तो फूड का फूड के सबस्ट्रेट्स क्या है हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब हमें प्रोवाइड होंगे फूड से, है ना। फिर जब हम उसका रेस्पिरेशन, फूड का ब्रेक डाउन करेंगे तब हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये बात समझो थोड़ा, फूड का जब ब्रेक डाउन करोगे तभी तो हमें एनर्जी भी मिलेगी ना। ठीक है। देयर सीसी बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, इनका जो सीसी बॉन्ड है वो ब्रेक होगा ताकि हमें एनर्जी मिल सके, समझे। ठीक है, सीसी बॉन्ड मतलब कार्बन के जो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक होंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अगेन ये वाली स्लाइड है, ये आप दोबारा इस वीडियो पॉज करो और इसको पढ़ो। ठीक है, जितनी भी एनर्जी होती है सारी लाइफ प्रोसेस में, जितनी भी एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होती है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, वो सारी ऑक्सीडेशन से ही हमें मिलती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फूड। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो बड़ी सी बाइट होती है, उसमें कितने सारे तरीके के, कितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ही तो कहेंगे ना, तो उसी को हम फूड कहते हैं। और जब ऑक्सीडेशन मतलब जब उस फूड का ब्रेक डाउन होगा तब हमें रेस्पिरेशन करने को मिलेगा, तब हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एनर्जी स्टोर होगी। और ठीक है, तो ये पूरे पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ लो एक बार। तो इस चैप्टर में पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस, ऑफ कोर्स इस फोटोसिंथेसिस हमने पूरे चैप्टर पीछे पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में होता है, यूकैरियोट्स में ब्रेक डाउन होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोट्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सीसी बॉन्ड का फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सीसी बॉन्ड का कार्बन कार्बन बॉन्ड का मिक्सचर होता है, ठीक है, बाइंडिंग होती है, पर लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। ठीक है, यहाँ पे सीसी बॉन्ड की बात नहीं हो रही, कार्बन कार्बन बॉन्ड की नहीं हो रही है, बहुत तरीके के बॉन्ड की हो रही है। जो कार्बन बॉन्ड बहुत ही ईजी है, ज्यादातर एग्जाम्पल में ये लेते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार यही लेके बोल रही हूँ। ठीक है, सो जो एनर्जी ट्रैप होती है एटीपी में ये यूटिलाइज होती है एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। जब हमें, जैसे कि हम मसल्स की बात करें, जैसे कि अब हमें दौड़ना है, ठीक है, तो अब हमें दौड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए, बिना एनर्जी के कुछ कर नहीं सकते। बिना खाए आप, अगर आपको 2 दिन तक कुछ खिलाए ना और आपको कहे कि दौड़ना है आपको 100 मीटर 100 किलोमीटर, कैसे कर पाओगे बिना खाने के, आपके पास एनर्जी ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो एनर्जी रहेगी तभी तो आप कुछ कर पाओगे ना। ठीक है, तो ऐसी हमारी बॉडी में एकदम से एनर्जी तो फॉर्म हो नहीं जाएगी कि खा के हो गई, एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर। ठीक है, एक तरीके से पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। एटीपी वहीं पे स्टोर होती है ताकि आगे अगर कभी काम आए। ठीक है, अगर हमें आगे कुछ भी करना हो, मूवमेंट करना हो, हमें कुछ भी जैसे कि कुछ भी हमें एनर्जी से रिलेटेड करना है, कि हमें एनर्जी चाहिए उस काम को करने के लिए, तो उस जगह एटीपी यूज हो जाती है। वो जो यूटिलाइज वाली, जो स्ट्रैप्ड रखी हुई है, जो स्टोर्ड हुई रखी है, वो हमारी एनर्जी उस टाइम काम आती है। ठीक है, एकदम से हम सो के उठे हैं तो हमारी जो एनर्जी है, जो हमारी कल सेव हुई है, सेव हुई है एनर्जी, हम उससे सुबह काम कर रहे हैं, है ना, बिना खाए पिए। ठीक है, डू प्लांट्स ब्रीथ, तो आपको क्या लगता है प्लांट्स ब्रीथ करते होंगे। ये क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, आपको ऐसा ही लगता होगा कि ये O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, इनका, इनके लिए जो सांस लेने का तरीका अलग है, उल्टा है ह्यूमन बींग से। ठीक है, एनिमल से भी इनका उल्टा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मोस्टली जो तुलसी का पौधा होता है ना, वो सबको घर में लगाना चाहिए, क्योंकि वहां उससे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा निकलती है दिन की रोशनी में, जब उसपे सनलाइट पड़ती है। ठीक है, तो स्टोमेटा लेंटिसिल्स, जो एनाटॉमी पढ़ी होगी आपने लीव्स की, तो लीव्स की एनाटॉमी पढ़ा होगा, जो पत्ते होते हैं उसमें, ये जो हमारी लेंटिसिल्स है, ये हमारी लेंटिसिल्स है, और जो डॉट 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 से पीछे इसके उल्टे, पत्ते का उल्टा पार्ट है, तो बहुत सारे डॉट डॉट से होते हैं, ये डॉट डॉट से होते हैं, ये हमारे स्टोमेटा होते हैं। क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं, कि ऑक्सीजन को CO2 में एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ईच पार्ट डू नॉट टेक इट्स नीड्स, जो हर एक पार्ट है वो सब कोई काम नहीं करता। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या, लंग्स जो है वो हमारी पूरी बॉडी को देख रहा है, कि पूरे हमारे हाथ पैर सब जगह सारी चीजें हमारी सही रहनी चाहिए, है ना। पर लेकिन जो प्लांट बॉडी है उसमें क्या होता है, इसमें एक एक इंसान, एक एक जो प्लांट का पार्ट है वो अपना 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 खुद देखता है, इसमें कोई एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं रहता है, ये अपना अपना काम खुद करता है। ठीक है, मस्त मौला रहता है एकदम। ठीक है, नो ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज, इसमें कोई ज्यादा गैस एक्सचेंज की डिमांड नहीं होती है, खुद अपना काम कर लेते हैं। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव टू मैनेज, जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तभी लीव जो है मैनेज करता है। ठीक है, ऑल लिविंग सेल्स इज क्लोज लाई टू ईच अदर, ठीक है, जो लिविंग सेल्स होते हैं सारे एक दूसरे से क्लोज चिपके हुए होते हैं, आपको पता ही है। डिस्टेंस डेस, जिसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज है ना वो इजीली हो सके। ठीक है, जैसे सेल्स जितना पास रहेंगे उतना गैस एक्सचेंज इजीली होगा। ठीक है,
स्टेम्स में फोटोसिंथेसिस लेंटिसेल्स के थ्रू होगा, लीफ में हमारा स्टोमेटा के थ्रू होगा। ईच पार्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सपोज सरफेस, जो भी एक पार्ट होगा उसका एक एक्सपोज सरफेस जरूर होता है प्लांट में। जो लूज पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं ना, जो जिसमें लूज पेरेंकाइमा सेल होते हैं, मैंने आपको बताया था पेरेंकाइमा सेल जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एयर स्पेसेस फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस, मतलब नेटवर्क का यहाँ पे वर्ड ऐसा यूज किया गया मुहावरे की तरह। ठीक है, नेटवर्क मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेस, एयर स्पेस वहां पे फॉर्म हो जाता है। लूज मतलब ढीला, मतलब इंटरसेलुलर जो अंदर का सेल के बीच बीच का स्पेस होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यस, प्लांट्स रिक्वायर्ड O2, प्लांट्स को O2 की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, ताकि वो CO2 को गिव आउट भी कर सके। ठीक है, हेंस प्लांट्स हैव सिस्टम इन दैट इंश्योर एबिलिटी ऑफ O2। तो प्लांट्स ये भी देखते हैं कि O2 है या नहीं इन्वायरमेंट में। ठीक है, प्लांट्स ही है जो O2 का ट्रांसफर करते हैं इधर उधर। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड सेल्स। जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स जो होते हैं ना, उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते गैस एक्सचेंज करने के लिए। इनके पास एक सिंगल स्टोमेटा होता है और लेंटिसेल्स होते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, गैस एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो यही रीजन है कि प्लांट्स के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, फिर भी वो ब्रीथ करते हैं। फर्स्ट ईच प्लांट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। जो जो हर एक, मैंने आपको बताया, हर एक पार्ट जो है प्लांट का वो खुद अपना अपना देखता है, खुद अपने गैस एक्सचेंज के लिए खुद अपनी नीड पूरी करते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, वहां पे बहुत ही कम गैसेज का ट्रांसफर होता है एक पार्ट प्लांट से दूसरे प्लांट में। ठीक है, सेकेंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स, इस प्लांट की कोई ज्यादा डिमांड्स नहीं है गैस एक्सचेंज को लेके। रूट स्टेम्स लीव्स रेस्पायर एट रेट्स एट फार लोअर देन एनिमल्स टू। ठीक है, जो रूट स्टेम्स लीव्स जो है ना, वो ज्यादा रेस्पायरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड्स को, जो हमारे कंपाउंड्स हैं उन सबको ब्रेक डाउन करके रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, सनलाइट का यूज हो रहा है, O2 का, CO2 का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इन सबका यूज करके तो हमारा खाना प्रिपेयर हो रहा है। फिर खाना प्रिपेयर होकर वो ब्रेक डाउन होता है, तब जाके एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तभी तो प्लांट को भी और एनर्जी आती है कि वो नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस दोबारा करता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंबशन पे। सो ये जो C6H12O6 है, एक सेकेंड, जो हमारा कंबशन, अब कंबशन टॉपिक पे आता है, जो हमारा C6H12O6, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, ये हमारा ऑक्सीजन है। तो ये जब हम इसको एरोबिक कंडीशन में डालते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, 6CO2 फॉर्म होता है, H2 फॉर्म होता है, एनर्जी हमारी रिलीज हो जाती है। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, हीट की फॉर्म में निकलती है, आग आग। ठीक है, हीट के फॉर्म में हमारी एनर्जी निकलती है, और जो CO2 और H2 साथ में रिलीज हो जाते हैं, ये कोई मेन नहीं है। ठीक है, ये एरोबिक कंडीशंस थी। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस में क्या क्या डिफरेंसेस है। आप देख सकते हो, जो एरोबिक होते हैं वो सिर्फ लिविंग सेल्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं ना उसके लिविंग सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। पर एनारोबिक में ये बैक्टीरिया, फंजाई, जर्मिनेटिंग सीड्स, फ्लैशी फ्रूट्स, मसल्स, ये हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, ये हो वहां पर अगर कर सकते हैं। एरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एनारोबिक एना, ठीक है, मतलब मना कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की इसको जरूरत ही नहीं है। इसमें जो हमारा एंड प्रोडक्ट, एरोबिक में हमारा क्या होता है, एंड प्रोडक्ट मतलब जो हमारा रिलीज क्या होता है, हमारा CO2 और H2 निकलता है, अभी हमने देखा। एनोरोबिक में हमारा जो लैक्टिक एसिड निकलता है और CO2 निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का, इसमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, तब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का। तब एनोरोबिक में जो है हमारे सिर्फ 2 ही ATP के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। एरोबिक में जो हमारे सारे रिएक्शन है एक्सेप्ट द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, सारी चीजें हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है, और एनोरोबिक में हमारी सारी रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। इसमें नॉन टॉक्सिक प्लांट्स होते हैं और इसमें जो टॉक्सिक होते हैं हायर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो टोटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एक बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं और बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है। वापस अब हम PDF पे आ गए हैं। सो अभी आपने ये देखा, C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा CO2 है, H2 एनर्जी हमारी हीट के फॉर्म में निकल रही है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारी हीट के फॉर्म में निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, छोटे छोटे ये छोटे छोटे स्टेप्स में ऑक्सीडाइज होंगे, उसके बाद ये ATP का और फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन में ये फर्स्ट सेल जो लैग्ड होगा, उसमें फर्स्ट जो सेल होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, एनारोबिक मैंने अभी बताया वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, एनारोबिक कंडीशंस जो होती है दो टाइप्स में आती है, फैसिलिटेटेड एंड ऑब्लिगेट। ठीक है, ये सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में ही प्रेजेंट होती है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं।
सो एनर्जी यूटिलाइज कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमारे ग्लूकोज नाम से समझ आ रहा है, ग्लाइको, एक सेकेंड, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब तोड़ना, मतलब ग्लूकोज को तोड़ना इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये कि ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है 6 सी में, इसमें 6 कार्बन की चेन होती है, ठीक है। ऐसे 6 कार्बन होते हैं, मैंने जारी बनाई है, अभी स्पेस नहीं होता, ठीक है। 6 कार्बन की चेन होती है और फ्यूरिक एसिड हमारा यहाँ पे 3 कार्बन चेन प्रोवाइड करता है और 3 हमारी दूसरे से आती है ना। फिर उसके बाद हमारी एनर्जी यूटिलाइज किस किस तरीके से होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। दूसरा हमारा लिंक रिएक्शन होता है, लिंक रिएक्शन से हमारा तीसरा हमारा कर्व साइकिल फॉर्म होता है। लिंक रिएक्शन मतलब लिंकेज होगी, ठीक है, तो उसी को कर्व साइकिल में, उसी ये लिंक रिएक्शन से हमारा कर्व साइकिल भी फॉर्म होता है। और लास्ट हमारा आता है ईटीएस। अभी हम पढ़ेंगे ईटीएस क्या है। तो जो हमारा पिरिक एसिड है, पायरिक एसिड है, हमारा एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है। हमें एरोबिक पता है हमारा जहाँ पे O2 की जरूरत है, और एनारोबिक हमें पता है जहाँ पे O2 की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे हमारे ग्लाइकोलाइसिस हमारा कहाँ हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस हमारा कहाँ हो रहा होता है, बोलो बोलो, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और जो लिंक रिएक्शन, कर्व साइकिल, ईटीएस, ये हमारे कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये आप देख लेना, बहुत ही, इसमें कुछ है नहीं इतना। ये हमारी, मैंने अभी आपको बताई है, ये इक्वेशन C6H12O6 + 6O2, ठीक है। ये 6 जो है, 6 हमने लगाई, ये सब सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए और कुछ नहीं। ये ग्लाइकोलाइसिस को पूरा डिटेल में लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, या स्टॉप वीडियो को पॉज करो और पढ़ो। तो नेक्स्ट हमारा आता है सबस्ट्रेट लेवल, एक सेकंड पेन लेने दो मुझे। तो अब हम आ जाते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो हमारा इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल में हमारा होता है ना, एटीपी से हमारा डायरेक्ट यूटिलाइज हो जाता है, हमारा एटीपी डायरेक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई झमेला नहीं होता है। पर लेकिन ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, हमारा जो सबसे पहले हमारा NADH2 फॉर्म होता है, फिर ETS फॉर्म होता है, तब हमारा एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमारे इसमें इसमें बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। तो हमारा NADH2 फॉर्म होता है, फिर हमारा इसे ETS फॉर्म होता है, फिर हमारा एटीपी फॉर्म होता है। और एक NADH2 को तोड़ने के लिए हमारे 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स लगते हैं, और एक एक FADH2 को तोड़ने के लिए हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी लगते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो अगर हमें कि NADH2 हमारा कैसे बनेगा, तो हम 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स से हमारा NADH2 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो अभी हमने पढ़ा अच्छे से, मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बता चुकी हूँ। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ग्लूकोज हमारे 6 कार्बन में होती है, C6H12O6, हमने पढ़ा ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, ठीक है। C6 मतलब कार्बन हमारी 6 है, हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, ठीक है। C6 है हमारे, यहाँ पे 2 पेरिक एसिड होते हैं जिसमें कार्बन चेन कितनी होती है, 3 की होती है। ऐसी 2 हमारे पेरिक एसिड है, तो 3 कार्बन चेन प्लस 3 कार्बन चेन, तो हमारी 6 बन गई, कार्बन चेन हमारी 6 हो गई टोटल। तो ये अब ये ईएमपी क्या है, ईएमपी पाथवे, सबसे मेन चीज इस चैप्टर का पूरा। ईएमपी आपको समझ, किसी को समझ में नहीं आया अभी तक, ठीक है। ईएमपी पाथवे बहुत ही सिंपल है। ईएमपी पाथवे का मतलब है, जिस 3 साइंटिस्ट ने ये ग्लाइकोलाइसिस को डिफाइन किया था, इसके स्टेप्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो कौन कौन थे, गॉस्टव इम्बेडेन, जिसका नाम था लास्ट में इम्बेडेन, तो इसका पहला वर्ड ई रख दिया। ऑटो मेरियोफ, तो हमारा एम रख दिया लास्ट का फर्स्ट लेटर। फिर उसके बाद जे पार्नस, तो यहाँ पे हमारा पी रख दिया लास्ट लेटर का, ठीक है। इससे हमारा ईएमपी पाथवे बना। ईएमपी पाथवे मतलब इसी पाथ को कैरी करके ये आगे इन्होंने ऑक्सीडेशन के बारे में, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिटेल में बताया, उसके बारे में और डिस्कवरी की। तो ये ईएमपी इनको शॉर्ट में कहते हैं, ईएमपी पाथवे, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखना, गॉस्टव इम्बेडेन, ऑटो मेयरॉफ एंड जे पार्नस, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली प्रोसेस विच इज कॉमन इन ऑल, तो ये इसमें सबसे मेन प्रोसेस क्या है जो कि कॉमन है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसमें चेन कितनी की होती है, 10 रिएक्शंस की चेन होती है, ये याद रखना। फिर अब आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस पे। तो फोटोसिंथेसिस जब सक्रोज का करते हैं, तो एक सेकेंड, जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं सक्रोज का, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, सक्रोज मतलब सक्रोज फिर से टूटेगा ग्लूकोज में और एक टूटेगा फ्रक्टोज में, तो वापस से हमारा ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोलाइसिस होगा, सेम सारी चीजें हमारी होगी, ठीक है। तो ये सक्रोज से हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे टूटता है, ये किस एंजाइम की वजह से, इन्वर्टेज, ये एक एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज, इसी की वजह से हमारा सक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड हो पाता है, ठीक है। नाउ
अब जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6, ये जो PO4 है ना ये फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फेट ऑक्सीजन। ये O4 तो हमारा ऑक्सीजन है, और ये हमारा P जो है ये हमारा फॉस्फेट है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर का। ठीक है, तो ये फॉस्फेट है, ये इसकी वजह से हेक्सोकिनेस, इसकी वजह से ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसमें 6 ही कार्बन है। फिर इसके बाद ये ग्लूकोज हमारा फ्रक्टोज में चेंज कराना है, तो इसमें हमें एटीपी को एटीपी में चेंज कराना होगा, ठीक है। इसमें भी हमारा फिर फ्रक्टोज का 16 बाई पी BiPO4 हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये क्या होंगे फ्रक्टोज, फिर ये दो टाइप्स में डिवाइड होंगे, एक गैप और एक ढैप, ठीक है। तो इसका फुल, ये तो बस इसको शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, मतलब ताकि इजी याद रहता है मेरे को। तो फ्रक्टोज का जो हमने अभी निकाला, फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट, एक तरीके से फ्रक्टोज बाई फॉस्फेट को टू टाइप में डिवाइडेड है, GAP DHAP। तो GAP का फॉर्म क्या है, ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है, TPO4, तीन, इसमें 3 कार्बन चाहिए, ठीक है। ढैप मतलब इसमें भी 3 कार्बन चाहिए, पर इसका नाम क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म ढैप का ये है, ठीक है। फिर ये हमारे गैप हमारा क्या फॉर्म करेगा, मैं आपको गैप ढैप ही बोल के बोलूंगी ताकि इजीली आपको भी समझ आए, इतना बड़ा बड़ा नाम दूंगी तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। वन, तो गैप हमारा क्या फॉर्म करेगा, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिरिक एसिड फॉर्म करेगा, ठीक है, बाय फॉस्फोग्लिरिक, याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरा आप ये रीड कर लेना, ठीक है, PDF में। फिर उसके बाद हमारे ये, फिर उसके बाद अभी मैंने बताया हमारा फोस्फोग्लिरिक एसिड फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद ये हमारे 3 से हमारे 2 में कन्वर्ट होंगे, फिर हमारा H2 ऐड होगा, फिर हमारा ATP से ATP फॉर्मेशन होगा। ऐसे हमारा एट द एंड 2 पायरिक एसिड फॉर्म होगा, या फिर इसको हम पायरुवेट भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा 2 पायरिक एसिड है, उसको हम पायरुवेट भी कहते हैं, ठीक है, पायरुवेट, ठीक है। सब, अब हम आ जाते हैं मेन, जो पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ये जो है ना, ये जो हमारी ATP है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर का, ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। ATP जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, तो ATP कैसे फॉर्म हो रहा है, 2 ATP प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH2 माइनस 2 ATP, तो हमारा टोटल क्या आएगा आंसर, 2 ATP प्लस 2 NADH2, हमारे 2 ATP के मॉलिक्यूल्स चाहिए और 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पायरुविक एसिड पे। तो पायरुविक एसिड हमारे दो टाइप्स के हैं, एरोबिक एंड एनोरोबिक, ठीक है। सो पायरुविक हमने अभी बताया मैंने, ये दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एनोरोबिक। एरोबिक में हमारे होते हैं क्या क्या, लिंक रिएक्शन, कैल्प साइकिल, ETS, ये सारी चीजें हमारी एरोबिक में आती है। एनोरोबिक जो, एरोबिक जो हमारा थोड़ा लेंथी टॉपिक है, एनोरोबिक हमारा छोटा सा टॉपिक है, पहले हम एनोरोबिक कंप्लीट कर लेते हैं। एनोरोबिक में हमारा आता है लैक्टिक एसिड, और एक आता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब यीस्ट का काम हो रहा है, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड मतलब हमारे बैक्टीरिया, एनिमल्स, मसल्स, इन सब चीजों की बात हो रही है, ठीक है। ये सब यूजुअली होते किसमें, एनोरोबिक प्रोकैरियोट्स में होते हैं। अभी हमने मैंने आपको बताया एनोरोबिक क्या है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होते हैं और यूजुअली प्रोकैरियोट्स में होते हैं। 2 पैरिक एसिड हमारे क्या फॉर्म करते हैं, एक लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, एक हमारा फॉर्म करता है इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है। एक फॉर्म करता है हमारा लैक्टिक एसिड, एक हमारा फॉर्म करता है इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है। पैरिक एसिड हमारे लैक्टेट ट्रीहाइड्रोजिनेन, ठीक है, इसकी वजह से हमारा ये कन्वर्ट होता है, ये एक एंजाइम का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं नेट गेन। नेट गेन, अब एट द एंड हमारा क्या आया, 2 ATP प्लस 2 ATP। जब भी हमने इक्वेशन लिखी थी इसी को हमने टोटल, हमारा नेट गेन हमारा क्या आया, ATP से हमारा 2 ATP का फॉर्मेशन हो गया। हमने अभी जितनी भी सारी इक्वेशन पढ़ी थी, एट द एंड हमें ATP का डबल मिला, ठीक है। हमने एक ATP के लिए डाला था, पर लेकिन हमें एट द एंड हमें कितना मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हमें प्रोवाइड हुए एट द एंड, ठीक है। लेस देन 7% ऑफ ग्लूकोज एनर्जी इज रिलीज, इसमें 7% से कम ग्लूकोज की एनर्जी हमारी रिलीज हुई यहाँ पे। ऑल्सो द प्रोसेस आर नजार्डस, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो नजार्डस था, यहाँ पे यीस्ट जो है डाई मर जाता है, ठीक है, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है एल्कोहल का 13% तक रीच कर देता है, तो ये यूकैरियोट्स में आ जाता है, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये किससे होता है, कंपोजिशन ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन के बारे में आप पढ़ लेना है, बहुत ही सिंपल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पायरुवेट। तो पायरुवेट हमारे साइटोप्लाज्म के थ्रू होते हैं, पायरुवेट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, ये हमने पढ़ ही चुके हैं। सो एक सेकेंड, पायरुविक एसिड जिसमें 3 कार्बन थे, यहाँ तक अपने पास चीजें थी। उसके बाद मैंने क्या आपको बोला, मुझे क्रैब्स साइकिल शुरू करना है, लेकिन क्रैब्स साइकिल में पायरुविक एसिड एज इट इज एंट्री नहीं मार सकता, उसको पहले किसी और में, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फायदा है लेकिन इस लिंक रिएक्शन का, इस लिंक रिएक्शन में इनफैक्ट एक NADH2 बन जाता है,
तो पायरुविक एसिड में हम कोएंजाइम ए डालते हैं और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और साथ में CO2 में डूब जाता है। तो CO2 में एक कार्बन, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने होंगे? 2 कार्बन। कॉमन सेंस की बात है ना? तो पायरुविक एसिड ये आपको रखना पड़ेगा यार। देखो, और जो एंजाइम यहाँ पर यूज हो रहा है वो क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये आपको रखने पड़ेगा, ठीक है? ये वाला रिएक्शन आपको रखना पड़ेगा। और ये एक बार नहीं हो रहा, 2 बार, क्योंकि कितने पायरुविक एसिड है? 2 पायरुविक एसिड। तो कितने NADH2 बन रहे हैं? 2। कितने एसिटाइल कोएंजाइम बन रहे हैं? 2। कितने CO2 बन रहे हैं? 2। ठीक, ठीक, डन। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया? पायरुविक एसिड जिसमें 3 कार्बन है, उसमें कोएंजाइम ए हमने डाला, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद CO2 बन गए, 2 CO2, ठीक है? अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल में एंटर करता है। उसे क्रैब साइकिल क्यों कहा जाता है? हेंस क्रैब ने उसको दिया था, इसीलिए उसे क्रैब साइकिल कहा जाता है। बस Mg2+ डाला है, ये डाला है Mg2+ और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हम डालते हैं, उससे ये चीजें अपने पास बनती हैं। तो पायरुविक एसिड में कोएंजाइम में हमने डाला, NADH2 बना, साथ में ये एंजाइम डाले तो एसिटाइल कोएंजाइम में और CO2 अपने पास बन गया, ठीक है? डन। अब क्या मैं इसके बाद क्रैब साइकिल शुरू करूं? अब हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा क्रैब साइकिल और मैं 2 मिनट में तुमको याद कराती हूं। लास्ट में क्या था मेरे पास? पायरुवेट। अब देखना तुम 2 सेकंड में से हो गए भाई साहब, खत्म। पायरुवेट, पायरुवेट से मैंने अभी क्या बनवाया था? एसिटाइल कोएंजाइम ए। कैसे? कोएंजाइम ए डलवाया था, NADH2 भी मेरे पास यहाँ पर बन गया था, है ना? और मेरे पास यहाँ पे 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए मैंने बनवा लिया था। ओके, अब यहाँ पर बैठा है एक भैया जिसका नाम है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। वो कहेगा एसिटाइल कोएंजाइम को, ओए आजा आजा भाई आजा। वो कहेगा, ओए आजा आजा आजा, इतना मेरे लिए कन्वर्ट हो रहा है, इतने एफर्ट मारा, आजा आजा आजा, अपनी जिंदगी एक साथ में शुरू करते हैं। क्रैब साइकिल शुरू करने का समय आ गया, अपनी खट्टी मीठी जिंदगी शुरू करेंगे। इसे क्या कहेंगे? तो क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। क्या बोला मैंने? ओए जिसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। ओए ने इस 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम को बोला, ओए आजा, तो मेरे लिए इतने एफर्ट मार रहा है भाई, अपनी खट्टी मीठी जिंदगी आपस में शुरू करेंगे। सिट्रिक एसिड अपने पास बनेगा और टोटल इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे? 6। फिर क्या होगा? फिर अपने पास यहाँ पर ग्लू लगा के, इनकी खट्टी मीठी जिंदगी चल रही है, शुरू में एकदम सब ग्लू लगा के चिपके रहते हैं इनिशियली, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है? खट्टी मीठी जिंदगी है, उसके बाद भी ग्लू लगा के चिपके हुए हैं, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और ग्लू लगा के चिपके रहेंगे तो उनको अपने रिलेशनशिप में सक्सेस भी मिलेगी। तो क्या बनेगा? सक्सीनिक एसिड। इट्स नथिंग बट रिलेशनशिप ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम। नथिंग, क्रैब साइकिल इज नथिंग बट इन दोनों का रिलेशनशिप, कुछ नहीं, इनका रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलती रहेगी, तो वो कहेंगे क्या यार, पैसे से सक्सेस थोड़ी होती है, पैसे तो हाथ का मैल होता है, हम तो ओए ही ठीक थे। जब हम एक दूसरे को ओए करते थे ना, हम तो तभी ठीक थे। खत्म, योर क्रैब साइकिल इज डन, दैट्स ऑल। ये एनसीईआरटी के अंदर पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस वहां पर किया था। ग्लाइकोलाइसिस वहां पर कहां कितने NADH2 है वो भी बता दो। तो देखो इसको ना ऐसे 5 डब्बे की फॉर्म में, 1 2 3 4 5 ऐसा ही डब्बा बनाना हमेशा। ऊपर वाले दोनों डब्बे में NAD से NADH2 बनवा देना, यहाँ पर भी NAD से NADH2 बनवा देना, नीचे वाले में यहाँ पर भी एक NAD से NADH2 बनवाओगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसका यार पैसा हाथ का मैल है, क्योंकि ये सब लाइनें कब बोलना शुरू करते हैं? जब जिंदगी में थोड़ी हरी फटनी शुरू होती है। तो FAD बनता है यहाँ पर, FADH2, और यहाँ NAD सेम नहीं, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, तो ये बोला मैं भी कुछ अलग करूंगा, तो GTP में कन्वर्ट होती है। GDP इज नथिंग, उसको तुम ATP समझ लो, तुम्हारे लेवल पर तुमको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सो अब हम वापस आ जाते हैं नेट गेन पे, ठीक है? तो नेट गेन अभी आपने पूरा देखा, तो उसमें हमें 6 NADH2 के मॉलिक्यूल्स चाहिए, 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स चाहिए और 2 ATP चाहिए और 2 CO2 चाहिए। तो हमारी नेट गेन एनर्जी हमारी हो जाएगी। नेट में हमारा क्या आ रहा है? लिंक हो रही है कर्व साइकिल की फॉर्म, इसमें पूरा जो हमने अभी पढ़ा है लिंक के बारे में और कर्व साइकिल के बारे में, इन दोनों को मिलाकर हमारा नेट गेन होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा पेरियोडिक एसिड जो होता है, इसमें 3 हमारे कार्बन होते हैं। हमारे 3 कार्बन हमारे क्या कौन कौन से हैं? 3 CO2 हमारे फॉर्म कर रहे हैं, एक हमारा 8 NADH2, हमारा 2 NADH2 और हमारे 2 ATP के मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है प्यूरिक एसिड, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखते हैं O2 कहाँ है हमारा, है ना? तो ये सारी साइकिल से ये सब आप रीडिंग कर सकते हो, बेसिकली बहुत इजी है। अब हम आते हैं ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है? तो हमारे दो जो NADH2 और FADH2 है, ये दोनों हमारे एनर्जी रिलीज करते हैं ATP। इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पास करता है एक कैरियर से अनदर, दूसरे में, ठीक है? मतलब एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से दूसरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो यही है इलेक्ट्रॉन।
और अब इस चैप्टर में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सो प्रेजेंस ऑफ O2, जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस तो बेसिकली नॉर्मल है, ये हर ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट रहेगा ही है ना, बट अगर ओनली टर्मिनल स्टेप्स पर, कहीं कहीं पे टर्मिनल स्टेप्स जो बहुत ही शार्प स्टेप्स होते हैं वहां पर ही ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं, जब ये ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं तो ये H+ आयंस को रिमूव कर देता है सिस्टम से, पूरे सिस्टम से, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में भी आगे चैप्टर्स और आएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हमारी है वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए। फोटोफॉस्फोरिलेशन हमारा क्या करता है, लाइट एनर्जी रिलीज करता है। और सबस्ट्रेट ट्रैवल हमने पढ़ा अभी ऊपर पूरा। तो ये इतने चैप्टर आपका, ये सारी बेसिक चीजें हैं। ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है, तो आपका इंपॉर्टेंट जो था वो सब ऊपर था। ये सारी चीजें आप बस एक बार रीड करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा रेस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट है। आप बस इसके टर्मिनल क्वेश्चंस देख लो, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपका पेपर आराम से इजी चला जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।